हे गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट जेई। दिस इज वेक। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री का बहुत बेसिक सा लॉ है जो हर कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलो पहले लॉ से शुरू करते हैं। जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तुमने क्लास 9-10th में पढ़ा होगा। बहुत बेसिक सा लॉ है। ये बताता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो मास ऑफ द रिएक्टेंट होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। द नंबर ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम द मास ऑफ द प्रोडक्ट विल फॉर्म। बहुत सिंपल सा लॉ है। तो देखो, in the chemical change the total mass of the system remains constant। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो मास रहेगा वो कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये लिखा है यहाँ पर। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। और द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा? ये देगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने के टाइम में तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड का एटम के साथ राइट हैंड साइड का एटम को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास उस इक्वेशन में अप्लाई होगा जहां पर इक्वेशन बैलेंस होगा। तो यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करते हैं। तो कार्बन दोनों साइड में सेम है, हाइड्रोजन है 4, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2। तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन बन गया 4, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन गया हमारा ऑक्सीजन एंड का हाइड्रोजन बैलेंस। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो मीथेन का मास कितना है? 16। ऑक्सीजन का मास कितना है? 64। अगर दोनों को मैं मिला दूं तो ये मास हो जाएगा 80 ग्राम। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो 80 ग्राम का है। क्या वो राइट हैंड मास के साथ सेम होगा? होना तो चाहिए। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बताता है कि जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देख लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम एंड वाटर का 18 इंटू 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। अब ये दोनों को मिला लेते हैं। क्या 44 32 का सम 80 ग्राम होगा? यस, 80 ग्राम हो रहा है। तो उसका मतलब जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंज्यूम मास फॉलो कर रहा है हमारा रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस है तो हम ये बोल सकते हैं वहां पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो करेगा। देखो उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी डिकम्पोज्ड बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज कर रहे हैं। किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो देखो यहां पर पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, रिएक्ट करेगा ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये क्या देगा? अब इक्वेशन में ही लिखा गया है हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्म हो रहा है। तो सोडियम बाइसल्फेट और उसके साथ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। क्या इक्वेशन बैलेंस है? देख लेते हैं। पहले तो सोडियम एक है, यहाँ भी एक सोडियम है। क्लोरीन एक, वहां पर भी एक क्लोरीन। यहाँ पर एक सल्फेट है, वहां पर भी एक सल्फेट है। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस है। अब बैलेंस है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो करेगा। तो हमारे पास मास ऑफ सोडियम क्लोराइड के बारे में पूछा है। जो पूछा है उसी को क्या लेते हैं? X। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का अमाउंट पता नहीं है, लेकिन पता है कितना सल्फ्यूरिक से कंज्यूम हो रहा है? 9.8 ग्राम। अब यहां पर बन रहा है 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एंड 2.75 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो वही करते हैं, यहां पर 12 ग्राम, यहां पर 2.75 ग्राम।
तो क्या इक्वेशन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो करेगा? यस, फॉलो करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं x प्लस 9.8 इज इक्वल टू 12 प्लस 2.75। अब हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 14.75 माइनस 9.8, तो ये हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो हो रहा है 4.95 ग्राम। तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होगा वो है 4.95 ग्राम। बहुत सिंपल सा सॉल्व था। हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो किया, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ सेम होगा, मास दोनों का सेम होगा, तो यहां से हम x निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक और जो बोला है जिंक सल्फाइड ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा जो देखो यहां पर हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। हमारे पास है जिंक सल्फाइड जो रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है हमारा ऑन डिसॉल्व बिट ऑफ मटेरियल। पता नहीं है, कुछ ऑन डिसॉल्व फॉर्म में है, तो हम उसको x ले लेते हैं और उसके साथ हम बोल सकते हैं यहां पर बन रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब H2S। ठीक है, ये बन रहा है। अब ये जो x है वो क्या है? ऑन डिसॉल्व मटेरियल। ठीक है, अब देखो हमें मास ऑफ जिंक सल्फाइड दिया है 10.8 ग्राम, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का मास पता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम दिया है 50 ml, डेंसिटी दिया है 1.2। क्या हम उसका मास निकाल सकते हैं? यस। जो डेंसिटी होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां पर मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.2, मास है हमारा, वॉल्यूम है हमारा 50, तो ये बन जाएगा 60 ग्राम। तो हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहां पर यूज किया है वो 60 ग्राम है। हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये फॉलो करेगा, मतलब इन दोनों का मास के साथ सेम होगा, राइट। अब ये बोल रहा है 65.2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन एंड ऑन डिसॉल्व मिनरल्स रिमेन्स। इन एडिशन हाइड्रोजन सल्फाइड डेंसिटी दे दिया है 1.4 ग्राम इवॉल्व। तो देखो अगर हमारे पास ऑन डिसॉल्व मटेरियल है 65.2, तो क्या हम इसका मास निकाल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का? x नहीं लेंगे, x तो हमने लिया था, तो इसको ले लेते हैं m। ठीक है, तो हमारा m क्या बन जाएगा? m बन जाएगा हमारा 60, ये हो रहा है हमारा 70.8 माइनस 65.2, ये दोनों का सम हो रहा है 70.8, ये माइनस कर लेंगे 65.2, तो ये बन रहा है हमारा 5.6 ग्राम। तो हमारा जो H2S जब मास जो इवॉल्व हो रहा है उसका मास बन गया 5.6, लेकिन हमें वो मास का वॉल्यूम पूछा है, मतलब जो H2S गैस का वॉल्यूम पूछा है और उसका डेंसिटी पता है। तो अभी वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी बाय मास, तो वॉल्यूम ऑफ किसका? H2S का। ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, मास बाय डेंसिटी। तो मास देखो यहाँ पर मास है 5.6, डेंसिटी है 1.4, तो ये 56/14 कितना आ रहा है? 4, ये 4 ml आ रहा है, ml नहीं 4 ग्राम होगा, क्योंकि डेंसिटी दिया है हमें
4 ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर दिया है, मतलब ये 4 ml नहीं 4 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर लीटर दिया था, मैंने देखा नहीं, सोचा ग्राम ml दिया है लेकिन लीटर दिया था, राइट। ओके, नेक्स्ट जो आता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसने प्राउस्ट ने दिया था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, कोई भी एलिमेंट कंबाइन होगा एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में कंबाइन होगा। जैसे कि हमारा वाटर बन रहा है, तो वाटर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर मास है, ऑक्सीजन का भी एक पर्टिकुलर मास है। अब दोनों जब कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन। देखो H2 प्लस हाफ O2, ये बनेगा H2O। देखो एक हाइड्रोजन का मास क्या है 2, एक ऑक्सीजन का मास क्या है 16। तो ये जो वाटर बनेगा उसका जो मास का रेशियो होगा वो 2:16 बोल सकते हैं 1:8 होगा, राइट। तो ये जो रेशियो है ये फिक्स है। तुम वाटर कहीं से भी लाओ, पॉन्ड से लाओ, रिवर से लाओ, कोई अंटार्कटिका से लाओ, लेकिन जो मास का रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स होगा, दैट इज 1:8। यही बताता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या बताता है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। उनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स होगा, कोई भी कंपाउंड में उन दोनों का एलिमेंट का, 2 या 3 एलिमेंट का, राइट। यहां पर बोला है क्वेश्चन में 1.8 ग्राम ऑफ सर्टन मेटल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड इज फॉर्म। तो हमारे पास एक मेटल है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, तो ये मेटल ऑक्साइड देगा, ठीक है। 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल, दूसरा केस में सेम मेटल को हीटेड विथ स्टीम, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा गैस हाई टेम्परेचर में, क्या देगा, सेम मेटल ऑक्साइड दे रहा है, वही लिखा है मेटल ऑक्साइड दे रहा है। तो मतलब दोनों ही केस में मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। तो ये इसको ले लेते हैं केस 1 और ये है हमारा केस 2। दोनों ही केस में हम सेम रिएक्शन होता है, मतलब मेटल ऑक्साइड ही बन रहा है। फर्स्ट केस में मेटल ऑक्साइड बना, सेकेंड केस में मेटल ऑक्साइड बना। अब ये पूछता है सो दैट दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यही बताना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मान रहा है। कैसे देखते हैं, तो पता है हमें मेटल कितना है, मास ऑफ मेटल ये है हमारा 1.8 ग्राम, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड ये दिया गया है 3 ग्राम। देखो अगर मेटल का मास पता है, मेटल ऑक्साइड का मास पता है, क्या हम ऑक्सीजन का मास भी निकाल सकते हैं? कैसे? ऑक्साइड से मेटल को हटा देंगे, तो वही लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 3 माइनस 1.8, ये बनेगा 1.2 ग्राम। अब जब सबका मास पता है तो मेटल ऑक्सीजन का जो रेशियो बनेगा वो तो फिक्स बनेगा। तो मेटल ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो 1:8:1:2। अब देखो ये 6 में कैंसिल हो रहा है, 3 हो रहा है 1:2 हो रहा है, तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो 3:2 आ रहा है। अब देखो अगर ये भी सेम रेशियो बनेगा तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। तो मास ऑफ मेटल क्या है यहाँ पर 1.5 ग्राम। क्वेश्चन ने दिया है हमें मास ऑफ मेटल ऑक्साइड ये दिए रहे हैं 2.5 ग्राम। अब देखो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो ये 2.5 माइनस 1.5 आ रहा है 1 ग्राम, ठीक है। तो इसका रेशियो निकालेंगे, मेटल इज टू ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा ये, अब ये 1:5:2
1, अब ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड में, तो ये भी 3:2 हो जाएगा। देखो हमारे ये क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड का भी 3:2 आ रहा है, राइट हैंड साइड का भी 3:2 आ रहा है। अगर दोनों का रेशियो सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो यही लिखेंगे, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड लॉ जो आ रहा है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो ये वाला लॉ क्या बताता है, इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the different masses of one element with combine with fixed mass of other element be a simple ratio of one another। देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है, मैं तुम्हें आसान से समझता हूँ। हम दो एलिमेंट लेंगे और दो एलिमेंट से बहुत सारा कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी देता हूँ। देखो हम दो एलिमेंट लेते हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन, और उसका ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का बहुत सारा ऑक्साइड है, पहले तो N2O है, N2O2 है, N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है। हम सारे ऑक्साइड बना लिए नाइट्रोजन का। क्या एलिमेंट फिक्स है? यस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट है, लेकिन दो ही एलिमेंट से हमने 5 कंपाउंड बना लिया। अब जो 5 कंपाउंड बना है इसमें एक का तो मास फिक्स है। देखो एक का मास क्या लिखा है हमने, नाइट्रोजन का मास यहाँ पर हर कंपाउंड में फिक्स है 28 ग्राम, लेकिन जो ऑक्सीजन का मास है बदल रहा है। पहले तो 16 था, 32 आया, 48, 64, 80। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो अदर एलिमेंट होगा उसका जो मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल होगा, सिंपल मोलर रेशियो होगा। देखो जो नाइट्रोजन का मास है वो तो 28:16 है, मतलब हम बोलेंगे 28 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर 28 ग्राम 16 ग्राम के साथ कंबाइन हुआ है। सेकेंड केस में 28 ग्राम 32 ग्राम में कंबाइन हुआ है। ठीक है, जो मास बदल रहा है वो 16 है, 32 है। अगर 16:32:48:64:80 लूंगा ना, तो ये तो सिंपल होल नंबर आएगा। ये 1:2:3:4:5 ये आएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत सिंपल सा चीज है। अगर दो एलिमेंट को लेके दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो अगर जो कंपाउंड फिक्स है और जो कंपाउंड एलिमेंट का मास चेंज हो रहा है, वो चेंज का रेशियो एक होल नंबर में आएगा। इतना ही है और कुछ नहीं इसमें। देखो यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं। कार्बन फ्रॉम 2 ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड बनाया कार्बन, वन कंटेन 27.27 कार्बन एंड अदर कंटेन 42.86% कार्बन। पता नहीं क्या ऑक्साइड है, लेकिन ये बोल दिया एक में कार्बन जो है वो 27.27 है और दूसरा में जो कार्बन है वो 42.86 है परसेंटेज में। क्या परसेंटेज के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? मालूम है नहीं तो मैं बता देता हूं। परसेंटेज का मतलब ये होता है जो दो एलिमेंट है दोनों का मास को मिलाएंगे तो 100 होगा। क्या होगा? 100। मतलब मुझे कार्बन का मास अगर पता है 27.27, तो ऑक्सीजन का जो मास होगा वो हो जाएगा 100 माइनस 27.27, तो ये आएगा 72.73। ये परसेंट आएगा। तो ये परसेंटेज को हम ग्राम में ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्राम। इतना ग्राम है। तो यहां पर ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 100 माइनस 42.86, तो ये आ जाएगा 4
91, ये आ जाएगा 9 से 2 7, ये हो गया 9 से 4 चलेगा 5, ये आएगा तुम्हारा 57.14। कितना परसेंट आएगा? तो हम ये बोल सकते हैं, तो ये बोला है कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है। देखो, तो हम ये बोलेंगे 27.27 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 72.73 ग्राम ऑफ, ग्राम तो नहीं बोलेंगे, पार्ट ऑक्सीजन। तो 1 पार्ट कार्बन कितने में कंबाइन होगा? बहुत आसान है, 72.73 डिवाइड बाय 27.27, ये आ जाएगा। तो इसी तरह इसको भी हम बोल सकते हैं, जो 42.86 पार्ट कार्बन कंबाइन विथ 57.14 पार्ट ऑक्सीजन, ये बोल सकते हैं। तो क्या 1 पार्ट कितने में कंबाइन होगा? 1 पार्ट कार्बन इक्वल टू 57.14 डिवाइड बाय 42.86। देखो, इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या आता है? तो ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा वो है 2.66, और ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा 1.33। ठीक है, तो 1 पार्ट कार्बन यहाँ पर 2.66 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर 1 पार्ट ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 1.33 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है? इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होल नंबर में आना चाहिए। किसका? ऑक्सीजन का। तो बताओ, ऑक्सीजन पहले केस में है 2.66 इस टू सेकेंड केस में जो ऑक्सीजन है 1.33, क्या इसका रेशियो 2:1 होगा? क्या ये होल नंबर में आ रहा है? यस। अगर होल नंबर में आ रहा है तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देन आता है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम या गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान से समझो। क्या बताता है? गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, जहां पर गैस आता है ना, वहां पर एक टर्म आ जाता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि जो गैस होता है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर बदलने से उसका वॉल्यूम, उसका मास, उसका जो नंबर ऑफ मोल बदल जाता है। तो जो गैस होता है वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम बदलने से गैस का प्रेशर बदल जाता है, उसका प्रॉपर्टी, उसका जो अमाउंट बदल जाता है। तो इसीलिए हम जो भी गैस, कोई भी गैस हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें जो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो, यहाँ पर कुछ रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा? HCl। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। तो उनका जो स्टेटमेंट था, जैसे कि रिएक्टेंट मास में कंबाइन होते हैं, उसी तरह रिएक्टेंट वॉल्यूम में भी कंबाइन हो सकते हैं। गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। देखो, यहां पर 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ
हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो हम ना वॉल्यूम के टर्म में भी एक रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ये क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ml ऑफ एसिटिलीन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड, ऑल आर द सेम, मेजर एट एनटीपी। तो क्वेश्चन में दिया है हमें एसिटिलीन गैस को जलाएंगे C2H2। अब इसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नो। तो दो कार्बन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया 4, 1 5। तो एक काम करते हैं यहाँ पर 5/2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकता हूं 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्ड 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये है हमारा इक्वेशन। अब ये बोल रहा है कि हमें जो एसिटिलीन लिया है वो 40 ml है, तो 40 ml अगर ये होगा तो ये कितना चाहिए, एक वॉल्यूम के लिए 5/2, तो 40 वॉल्यूम के लिए 5/2 इंटू 40 मतलब हो जाएगा 20, मतलब 100 ml, राइट। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, देखो एक वॉल्यूम में 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 40 में कितना मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ 40 मतलब 80 ml। एंड हाउ मच वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एंड ऑल मेजर एक्टिविटी, यही तो पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं 40 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन लूंगा तो उसके लिए हमें चाहिए 100 ml ऑफ ऑक्सीजन एंड 80 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से बनेगा। क्लियर है सबका, यही होगा आंसर, ओके। इसके बाद है लॉ ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ बहुत ही सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे लिए। देखो यहां पर एवोगाड्रोस लॉ क्या बताता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको ना मैं एक अच्छे से मैं समझाता हूं, थोड़ा देखो। हमारे पास 2 बैलून है, मान लो ये दोनों बैलून का जो वॉल्यूम है वो सेम है, इसका वॉल्यूम भी v है और इसका वॉल्यूम भी v है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। और ये जो बैलून है ये टेम्परेचर T के प्रेजेंट है, यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो T है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो P है, यहाँ पर भी जो प्रेशर है P है। मतलब दोनों बैलून के अंदर 2 डिफरेंट गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है। हमने क्या लिया, 2 बैलून लिया, उसका कंटेनर के अंदर 2 डिफरेंट गैस डाला, एक में हाइड्रोजन एक में नाइट्रोजन, लेकिन दोनों बैलून को हमने सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम कंटेनर सेम वॉल्यूम में लिया है। तो इसका मतलब ये है अगर दोनों कंटेनर का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम होगा तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। यही बोलता है हमें एवोगाड्रोस लॉ। जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन भी होगा। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन, दोनों का मोल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है सबका, ठीक है। तो यहां पर इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो एवोगाड्रोस लॉ का 2 एप्लीकेशन है। पहला तो ये हमें बताएगा एटॉमिसिटी के बारे में।
एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं उसका एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंटरी गैसेस। तो ये गैस के लिए वैलिड होता है, सबके लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि वाटर, वाटर में 2 एटम प्रेजेंट है, इसीलिए 3 एटम प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसीलिए उसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 3। अमोनिया में 4 हो जाएगा एटॉमिसिटी। H3PO4 में 4 3 7 हो गया 8, इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 8। H2SO4 में 4, ये हो गया 3, 7 हो जाएगा। P4 में 4, S8 में 8, यहाँ पर ग्लूकोज में तो ये देखो यहाँ पर ऐड कर लो उसको, 22 11 33 हो जाएगा, तो 35 10 45। तो ये से मेजर होता है कोई भी सब्सटेंस का एटॉमिसिटी हम बोल सकते हैं। देखो एटॉमिसिटी मेजर करने के लिए और भी एक मेथड होता है। एटॉमिसिटी कैन बी ascertained with the value of ratio of two specific heat of gases। अगर हमें Cp एंड Cv का रेशियो पता है तो भी हम एटॉमिसिटी बता सकते हैं। Cp Cv क्या है वो थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये हीट कैपेसिटी है एक टाइप का, कांस्टेंट प्रेशर में कांस्टेंट वॉल्यूम में। अगर Cp एंड Cv का वैल्यू 1.6 हो रहा है तो उसका एटॉमिसिटी होगा मोनोएटॉमिक, मतलब एक ही एटम प्रेजेंट होगा। Cp/Cv अगर 1.4 आए तो डाईएटॉमिक, Cp/Cv अगर 1.33 आ रहा है तो ये होगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। समझ में आ गया, याद रह गया। 1.66 तो मोनोएटॉमिक एक ही एटम है, 1.4 डाईएटॉमिक 2 एटम है, 1.3 ट्राईएटॉमिक 3 या 3 से ज़्यादा एटम है, पॉलीएटॉमिक है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है, जितना Cp/Cv वैल्यू कम होगा एटॉमिसिटी उतना ज़्यादा होगा। मतलब Cp/Cv का रेशियो जितना कम होगा एटॉमिसिटी उतना ज़्यादा होगा, और सबसे मैक्सिमम होता है 1.66। क्लियर है? ओके, तो आता है हमारा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का मतलब क्या है? देखो वेपर डेंसिटी इटसेल्फ इज ए रिलेटिव टर्म, ऐसा कोई पर्टिकुलर डेंसिटी को वेपर डेंसिटी नहीं बोलते। कोई भी गैस का डेंसिटी को अगर मैं हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी के साथ डिवाइड करता हूँ तो वहाँ पर जो रेशियो आता है उसी को बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी एक टाइप का रिलेटिव टर्म है। वो टर्म कहाँ से आया? देखो, डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो कोई भी गैस का डेंसिटी को मैं हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी के साथ डिवाइड करूं तो वहां पर एक टर्म आता है वेपर डेंसिटी। देखो, ये डेंसिटी ऑफ एनी गैस को हम क्या ले सकते हैं? मास ऑफ सेम गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेम गैस। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मास ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लीटर ऑफ गैस। 1 लीटर, दोनों ही 1 लीटर लेता हूं। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस डिवाइड बाय। इसी तरह हाइड्रोजन को हम लेंगे मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहां पर कैंसिल। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो ये वाला जो इक्वेशन बनेगा ये ऐसे हो सकता है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस होल डिवाइड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अगर 1 लीटर गैस का रेशियो 1 लीटर हाइड्रोजन के साथ हो रहा है तो 1 लीटर को हम बना सकते हैं 22.4 लीटर, राइट? तो हम ये लिख सकते हैं, तो 1 लीटर को मैं अगर 22.4 लीटर बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ
22.4 लीटर ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तुमने यही सोचा होगा कि मैंने 22.4 लीटर क्यों लिया, क्योंकि कोई भी गैस का 22.4 लीटर को हम बोलते हैं 1 मोल। तो वहां पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस होल डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? तो 1 मोल ऑफ एनी गैस का मास को हम क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2 होता है। तो ये हो जाएगा 2। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया एक। देखो ये इटसेल्फ इज ए डेरिवेशन हाउ टू डिटरमाइन वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास। क्या समझ में आ गया? कोई भी गैस का डेंसिटी को अगर मैं हाइड्रोजन का डेंसिटी से डिवाइड करूं तो वहां पर आता है वेपर डेंसिटी। तो कोई भी गैस का डेंसिटी कैसे बात आता है? मास बाय वॉल्यूम ऑफ। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को हम वही लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम यहाँ पर कैंसिल हो गया तो बचा क्या? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस डिवाइडेड मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब मास ऑफ 1 लीटर की जगह मैं अगर 22.4 लीटर ले लूँ तो उनका रेशियो तो सेम आएगा। 1 लीटर का हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑफ एनी गैस के साथ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस का रेशियो 22.4 लीटर का रेशियो के साथ सेम आएगा, कोई अलग नहीं होगा। तो इसलिए हमने इस फॉर्म में ले लिया। लेकिन हमें पता है 22.4 लीटर मतलब 1 मोल। तो हमने लिख दिया मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस डिवाइडेड मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास होता है 2 एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस का मास को हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो ये बन गया वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो यहां पर एक टर्म ये भी आएगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये वाला टर्म भी यहां पर डिराइव हो सकता है। तो क्या इतना क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, लिख लो। ओके, देखो यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 बोला है 16 ग्राम ईच ऑक्सीजन एंड ओजोन कंटेन Na/2 Na/3 एटम रेस्पेक्टिवली। देखो पहले तुम्हें ये समझना है O2 का मतलब होता है मास होता है 32 ग्राम एंड O3 का मास होता है 48 ग्राम। ठीक है, अब ये 32 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। अगर मेरे पास है 16 ग्राम तो उसका मतलब उसका आधा है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो Na/2 मोल है और यहाँ पर 16 ग्राम ऑफ ओजोन दिया है तो ये Na/3 मोल है। कैसे हुआ? 48 ग्राम मतलब 1 मोल, 16 ग्राम मतलब 48/16, तो ये हो जाएगा Na/3 मोल। ये है ओजोन। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या उतना एटम है? नो, ये तो मॉलिक्यूल है ना, तो उसका एटम कितना होगा? Na/2 इंटू 2, ये हो जाएगा NaO2 एंड ये Na/3 इंटू 3, ये हो जाएगा NaO3। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पर भी है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ओजोन में भी है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। 16 ग्राम ऑफ O2 कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। डी है हमारा आंसर। क्लियर है? अब देखो सेकेंड क्वेश्चन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टेकन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हमारा जो एवोगाड्रोस लॉ था
क्या बोलता था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन टेकन इन द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ईच क्या होगा। अब रेशियो सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम होगा, तो रेशियो भी क्या होगा, 1:1 होगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1:1। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास N2 है, हमारे पास CO2 है, ठीक है। अगर इनका वॉल्यूम सेम है, अगर इसका वॉल्यूम सेम होगा, इसका टेम्परेचर सेम होगा, उसका प्रेशर सेम होगा, तो इसका मोल के साथ सेम होगा। तो मतलब मोल का रेशियो क्या होगा, N इज इक्वल टू 1:1। आंसर हो जाएगा 1:1। समझ में आ रहा है। Equal volume of hydrogen, oxygen, methane are taken at same temperature and pressure. Which statement is correct? Equal number of atom present, equal number of molecule present, equal masses, equal density. देखो यहां पर जो H2 है वो एक मॉलिक्यूल है। क्या है वो, मॉलिक्यूल। O2 है वो भी एक मॉलिक्यूल है, CH4 है वो भी एक मॉलिक्यूल है। अगर ये तीनों का कंडीशन सेम हो, प्रेशर सेम हो, वॉल्यूम सेम हो एंड टेम्परेचर सेम हो, तो इन तीनों का क्या सेम होगा, मोल सेम होगा। लेकिन ये जो मोल है वो मोल का मतलब क्या हम समझते हैं, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ एटम नहीं, मोल ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। तो क्या कंटेन करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है। तो आज का टॉपिक इतना ही। हमने आज चैप्टर में लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में सारे लॉ हमने एक्सप्लेन किया, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी किया। अगर उसके रिलेटेड कोई डाउट है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर विथ योर फ्रेंड एंड योर फैमिली। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए गुड डे।